एनवायरमेंटल साइंस बायोपिता सुभाष गर्ग का तीसरा लेसन जो कि है बायोडाइवर्सिटी, और आज है पार्ट 1 वीडियो। तो फुल कंटेंट ऑफ चैप्टर 3 जो कि है बायोडाइवर्सिटी का क्या है, 3.1 व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, 3.2 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3.3 वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3.4 इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी नेशन, 3.5 थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, 3.6 मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, 3.7 कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंटेंट ऑफ पार्ट 1, तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, जो कि है 3.1 व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, 3.2 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3.3 वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 3.4 इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी नेशन। तो आज हम कवर करेंगे 28 पेज नंबर, 29 पेज नंबर, 30 पेज नंबर, 31 पेज नंबर, 32 पेज नंबर, 33 पेज नंबर, 34 पेज नंबर, 35 पेज नंबर, 36 पेज नंबर, 37 पेज नंबर। तो चलिए सीखते हैं व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो लेसन नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। तो डू यू नो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट देयर आर मोर देन 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids। स्पीशीज़ मतलब क्या, प्रकार। तो 20,000 प्रकार से किसके, एंट्स के, वो भी मोर देन 20,000 प्रकार किसके, एंट्स के, 3 lakhs प्रकार ऑफ बिटल्स, 28,000 प्रकार ऑफ फिशेज एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड मतलब प्रकार। ऑर्चिड एक फ्लावर होता है। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब प्रकार, वैरायटी। तो इकोलॉजिस्ट मतलब क्या, जो कि इकोलॉजी को स्टडी करते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मतलब क्या, कि ऐसे बायोलॉजिस्ट जो कि इवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करते हैं। तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इतना वैरायटी का इम्पोर्टेंस है। तो देयर आर अबाउट 1.8 मिलियन स्पीशीज़ नोन एंड डिस्क्राइब। तो कितने हमने अभी नोन और डिस्क्राइब है, 1.8 मिलियन स्पीशीज़ प्रकार। साइंटिस्ट आर स्टिल आइडेंटिफाइंग स्पीशीज़ दैट वर नॉट नोन इन द पास्ट। मतलब साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं स्पीशीज़ को जो कि हमने पास में नहीं हमको पता थे। तो चलिए बढ़ते हैं 3.1 जो कि है व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। द वैरायटी एंड रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ इज टर्म एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो वैरायटी और रेंज ऑफ लाइफ फॉर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो वैरायटी ऑफ किसकी, लाइफ फॉर्म की, रेंज किसका, लाइफ फॉर्म का जो कि अर्थ के ऊपर है, उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के इधर से भी हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि बायो मतलब लिविंग, लॉजिकल मतलब रेंज, और किसका, लिविंग का। तो और डाइवर्सिटी उसके प्रकार, समझ में आया। इन अदर वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी इज मेड अप ऑफ ऑल लिविंग स्पीशीज, देयर जेनेटिक प्रॉपर्टीज एंड द इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, लिविंग स्पीशीज़ आते हैं, जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं किनकी, लिविंग स्पीशीज़ की, और इकोसिस्टम आता है उनका। बायोडाइवर्सिटी इज आउटकम ऑफ 3,000 मिलियन ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या, बदलाव, बदलाव। तो कितने साल का बदलाव, 3,000 मिलियन ईयर्स का बदलाव, इवोल्यूशन मतलब बदलाव। तो बायोडाइवर्सिटी किसका बदलाव है, रिजल्ट। इतने सारे जब बदलाव हुए, 3,000 मिलियन ईयर्स का बदलाव हुआ, तब वो बायोडाइवर्सिटी अभी आया। तो हमें पता था कि पहले डायनासोर्स हुआ करते थे, जब एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया तो उनमें भी बदलाव आ गया, वो मर गए, और बाद में मंकीज़ आए और उनमें बदलाव, तो वो क्या हो गए, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो गए। तो ऐसे बदलाव होते गए, और बदलाव होते होते अभी बायोडाइवर्सिटी बना। द बायोस्फीयर कंस्टिट्यूट अ वाइटल लाइफ सपोर्ट फॉर मैन। तो बायोस्फीयर मतलब क्या, जिधर एयर होती है, मतलब जिधर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो वो बहुत वाइटल होता है लाइफ। क्यों वाइटल होता है, क्योंकि वो सपोर्ट करता है मैन को, मैन मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट एग्जिस्ट इन अ हेल्दी। तो 3.1 ये फिगर है बायोडाइवर्सिटी का, देख लो। फंक्शनल स्टेट इज असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस। दिस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स फॉर्म अ सपोर्ट सिस्टम which has been utilized by each civilization for its growth and development। तो वैरायटी और डाइवर्सिटी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, इसलिए वो डाइवर्सिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमने इकोसिस्टम में क्या पढ़ा था कि फूड चेन, वैसे ही डाइवर्सिटी फूड चेन में मदद करती है, फूड वेब में मदद करती है।
The variability in nature helps in the utilization of the earth biological wealth for the benefit of humanity and has been integral to the process of development. अभी देखो नेचर में कितने सारे प्रोडक्ट्स थे पर सब कंज्यूम नहीं करते, सब ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब नहीं कंज्यूम करते, मतलब कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब सब कंज्यूम नहीं करते जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट है। तो अभी मैं अगर मान लो ए और बी पीपल है, एक ए है और एक बी है, तो ए कुछ ही नेचुरल प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करेगा, बी कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेगा जो ए नहीं कंज्यूम करता। वैसे दोज दैट यूज़ दिस बोटेनिटी ऑफ नेचर केयरफुली सर्वाइव, तो ऐसे बोएंटी ऑफ नेचर एक्चुअली, तो बोएंटी ऑफ नेचर मतलब क्या कि ऐसे कि जो हम अर्थ बायोलॉजिकल वेल्थ को एकदम अच्छे से यूज़ करेंगे और बेनिफिट होगी ह्यूमैनिटी को, तो उसको वो ही केयरफुली सर्वाइव करते हैं। समझ में आया? दोज दैट ओवर यूज़ और मिस यूज़ इट डिसइंटीग्रेटेड, समझ में आया? तो जो यूज़ करते हैं और ओवर यूज़ करते हैं मतलब मिस यूज़ करते हैं तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। एट प्रेजेंट वी आर लूजिंग एक्यूमुलेट हेरिटेज ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स एट अ वेरी रैपिड रेट, तो जो मिलियन ऑफ ईयर्स का जो हेरिटेज है वो हम लूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम मिस यूज़ कर रहे हैं उस प्रोडक्ट्स को। द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज़ बीन अनडिटरमाइंड, तो अभी अनडिटरमाइन होने वाला है बिकॉज हम इतना यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे फ्यूचर में हमें कुछ बचेगा नहीं तो हम एग्जिस्ट कैसे करेंगे, तो इसलिए हमारे एग्जिस्टेंस के ऊपर अभी बहुत धोखा है। The onset of reduction in diversity of life forms is bound to have grave consequences for the entire living world। तो हमें पता है कि एक लाइफ फॉर्म अगर डिसइंटीग्रेट हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है, वो फूड वेब के ऊपर फ़र्क करता है, फूड चेन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो उससे क्या हो जाता है कि न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है, जो ट्रांसफ़र होता है न्यूट्रिशन लेवल। हमें पढ़ा है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, पिरामिड्स ऑफ फूड। तो अगर एक जो अगर प्रोड्यूसर होगा, अगर कंज्यूमर होगा, वो अगर कम हो गया तो न्यूट्रिशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वेरिएशन इज़ द लॉ ऑफ नेचर, अगर वैरायटी नहीं होगी, वेरिएशन नहीं होंगे तो हम एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्व एंड डिस्कस डिफरेंट लिविंग बींग्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, शेप, डिफरेंस मैकेनिज्म, फीडिंग हैबिट्स एंड लाइफ साइकिल। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं, सब तो एक शेप के नहीं होते, स्ट्रक्चर के नहीं होते, डिफरेंट शेप के होते, स्ट्रक्चर के होते हैं। उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो भी अलग होता है। जैसे सांप के पास क्या होता है, सांप के पास होता है अपना डंक रहता है जो कि उससे वो डसता है। क्यों डसता है? बिकॉज उसको प्रोटेक्ट करना है उसको, खुद को। हम क्या यूज़ करते हैं, हम हमारा हाथ यूज़ करते हैं किसी को मारने के लिए। वैसे तो सबके पास डिफरेंट मैकेनिज्म अलग होता है, फीडिंग हैबिट्स भी अलग होती है, जैसे हम हाथ से खाते वो मुंह से खाते, और लाइफ साइकिल भी अलग होती है। सच वैरायटी इज़ फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब फ्लावर्स, फोना मतलब एनिमल्स। इन योर सराउंडिंग मेक अ लिस्ट। तो अभी इधर क्या लिखा है कि मेक लिस्ट करो, किसकी लिस्ट करो? फ्लोरा फोना की, जो कि आपके सराउंडिंग के इधर फाउंड आउट होते हैं। जैसे डॉग्स हो गए, बाद में जैसे फ्लोरा की कुछ लिस्ट बना दो, फोना की लिस्ट बना दो और डिस्कस भी कर सकते हो। तो एक एक्टिविटी है ये। देखो अभी ये बायोडायवर्सिटी में क्या आता है? प्लांट्स आते हैं, फूड एंड कैश क्रॉप्स आते हैं। कैश क्रॉप्स मतलब पता है ना क्या होता है? जो कि ऐसे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो कि हम बेच कर कैश लेते हैं। और ट्रीज़, बाद में किचन गार्डन्स, ये ह्यूमन बींग्स है, ये इंसेक्ट्स, देन माइक्रोब्स, देन बर्ड्स एंड फार्म एनिमल्स। तो इधर आए प्लांट्स और इधर आए एनिमल्स। तो ये है बायोडायवर्सिटी। अभी 3.2 है लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो लेवल्स होते हैं, तो बायोडायवर्सिटी के भी लेवल्स होते हैं। तो कैसे? देयर आर 3 हायरार्किकल लेवल्स। तो कितने हैं? 3 हायरार्किकल लेवल्स है। तो पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो दिस इज़ द वेरिएबिलिटी दैट इज़ प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या कि वेरी करता है, मतलब एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल जो उसके जेनेटिक्स में डिफरेंस होता है, तो उसकी होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब ये ह्यूमन बींग्स में जो जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट रहेंगी एनिमल्स की जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ से, तो उससे ही वो वेरिएबिलिटी आती है। तो इट रेफर टू द वेरिएशंस ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज़। तो ऑब्वियसली तो किस में वेरिएशन आएगा, बदलाव आएगा, जीन्स में बदलाव आएगा। तो
डिफरेंसेस कुड बी इन एंटायर जीन और इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो हमें पता है बायोलॉजी में कि एंटायर जीन में भी ये हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, तो क्रोमोजोम में ही डिफरेंस हो सकता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी अनेबल्स अ पॉपुलेशन टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिएशन। Some variations are easy to see, such as size, colors, taste, and flavors. For example, variety of rice and wheat. Deliberate manipulations of genes by humans within a species produce new varieties of groups and new breeds. हमें पता है कि वेरिएशंस क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम वेरिएशंस नहीं लाएंगे, वेरिएशन किस में ला सकते हैं हम, हमें जो दिखता है वैसे भी हम वेरिएशन ला सकते हैं। जैसे साइज़ में हम वेरिएट करते हैं, कलर्स में वेरिएट करते हैं, टेस्ट और फ्लेवर्स में भी वेरिएट करते हैं। तो ये वेरिएशंस होता है। मतलब जैसे हमें पता है कि मैंगो होता है वो पहले रॉ होता है तो कच्चा कैसे होता है, उसका टेस्ट एकदम सॉर रहता है, और जब वो पक जाता है तो एकदम मीठा हो जाता है। तो वेरिएशंस, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ जीन्स, उसके जो जीन्स में बदलाव। देन चिली उसके जीन्स में होते हैं कुछ बदलाव, तो उससे वो क्या हो जाता है, एकदम स्पाइसी। तो वैसे तो सबका एक यूनिक फीचर होता है और जेनेटिक डाइवर्सिटी रहती है। और हमें पता है कि हम इस वेरिएशन को जब हम इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रेट मतलब क्या, जब हम दूसरे स्पीशीज़ को और एक दूसरे स्पीशीज़ को इंटरप्रेट करेंगे, उनका कोलैबोरेट करेंगे, तो वो एक न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। डोमेस्टिक एनिमल्स। बी, स्पीशीज डाइवर्सिटी। हमें पता है स्पीशीज़ की भी डाइवर्सिटी होती है, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जैसे स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होती है। इस वेरिएबिलिटी इन द स्पीशीज रिचनेस विद इन अ स्पेसिफाइड एरिया हैबिटेट। तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी किसकी वजह से होती है, हैबिटेट की वजह से होती है। तो हमें पता है कि जो फ्रॉग्स होता है, जो मछली रहती है, उसकी हैबिटेट क्या रहती है, वाटर में रहता है। और हम लिविंग जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो किधर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर। पर ज़मीन के ऊपर भी रहते हैं, उनमें भी क्या होता है, डिफरेंस रहता है। जैसे इंसेक्ट्स, देन बर्ड्स, बाद में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, तो बहुत डिफरेंस है। ज़मीन में रहते हैं पर डिफरेंस है, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ रेंगते हैं। समझ में आया? इट रेफर टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज इन अ गिवन रीजन। ये लार्जली द रिजल्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस। तो जैसे नेचर जो बनाएगा वैसे ही वो भी एग्जिस्ट करेगा, उसमें जो प्रेजेंट रहेंगे कुछ अलग अलग चीज़ें जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको वो सूटेबल करते हैं नेचर में एग्जिस्ट करने में। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अभी इकोसिस्टम में भी डाइवर्सिटी होती है। It is variety of ecosystem that are present on the earth. Some of them include forests, grasslands, ponds, rivers, marine ecosystem, etc. This variety in ecosystem is formed because of different climatic conditions and topographical features which are present on the earth. तो ecosystem में क्या होता है, ecosystem मतलब क्या कि जिधर living organisms का ecosystem होता है। मतलब जैसे forest हो गया, forest का ecosystem, grassland जो हमने अभी पढ़ा है कि variety of ecosystem, जैसे उसमें आ गया पॉन्ड्स, रिवर्स, मरीन, ये सब इकोसिस्टम्स है। जिधर अभी फॉरेस्ट में कौन रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, जंगली जानवर। ग्रासलैंड्स में जो टॉल एनिमल्स रहते हैं जो ग्रासेस के ऊपर डिपेंड रहते हैं। पॉन्ड्स में कौन रहेंगे, मछली। और रिवर्स में क्या रहेंगे, मछली ही रहेंगे। मरीन में एकदम बड़े मछली रहेंगे, ऐसे। तो वैरायटी इकोसिस्टम में लीड क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Do you know the Warlis and Adivasis community of Maharashtra cultivate about 15 varieties of rice? They have developed their farming systems over several generations. The different varieties of paddy they cultivate have different requirements of water and soil textures. These varieties have been resistant to insects and possess varied flavors. If the monsoons proceed normally, their main variety give a good yield. If it does not, the other hardier varieties which though having a low yield can survive in less rainfall conditions and give adequate production. The availability of varieties for different soil, water and weather conditions help to get some production in adverse condition as well. तो अभी क्या है, वारलीज होते हैं, वारलीज जो कि आदिवासी कम्युनिटी है किधर, महाराष्ट्र में। तो उधर उन्होंने क्या बताया कि वो 15 वैरायटीज़ ऑफ राइस, मतलब 15 प्रकार के राइस बनाते हैं। तो उससे क्या उनका फ़ायदा क्या होता है मालूम है क्या, कि वो जब 15 तरह के जो राइस होते हैं उनको
मतलब उनको कई डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल रहती है। 15 तो एक जो 15 वैराइटीज़ होती है वो एक अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में तो नहीं बन सकते, उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है। तो उनको फ़ायदा होता है कि अगर एक समझो 15 वैरायटी में से एक वैरायटी ले लो, अगर वो फेल हो गया तो उनके पास 14 बचते हैं, तो उसका वो ईल्ड करेंगे तो उससे उनको नुकसान नहीं होता, और वो वेल एग्जिस्ट करते हैं। और उनको वैरायटी फॉर डिफरेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी फॉर डिफरेंट सॉइल वाटर एंड वेदर कंडीशंस हेल्प टू गेट सम प्रोडक्शन इन एडवर्स कंडीशन एज वेल। तो उनके पास अगर रेनफॉल लेस भी हुई तभी भी उनको एडाक्वेट प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उनके पास वैरायटी है। वैरायटी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, समझो। डू यू नो नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑन द अर्थ? तो ये ग्रुप्स है मैमल्स के, बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, फिश के, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, लिचेंस। और नंबर है कितने सारे स्पीशीज़ अवेलेबल है। तो मैमल्स के 5,513, दैन बर्ड्स के 10,425 मतलब 10,425, रेप्टाइल्स के 10,038, फिश के 32,900, एम्फीबियंस के 7,000 एंड 302, इंसेक्ट्स के 10 दैट इज़ 10 lakhs, प्लांट्स के मैक्सिमम 3 lakhs, लीचेंस के 17,000। तो ये IUCN ने प्रपोज किया था वो। Now activity 1. Using the school, college and local environment, students should identify the 3 different categories of biodiversity. Example: birds, insects, trees, the animals living in the local area. Survey the different varieties of any crop. Example: rice, jowar, etc. And document name of variety. Identify and name the different ecosystem within the local area. तो ये एक्टिविटी है जो कि स्कूल में करो या तो कॉलेज में करो, एक ही है। और इधर क्या है, इधर सिंपल है कि आप सर्वे करो और डिफरेंट वैराइटीज़ राइस के स्पीशीज़ निकालो, उनकी वैरायटी निकालो, और वो किधर फाउंड आउट होते हैं, उनका नंबर कितना है, उनका स्पीशीज़ कितना है, वो फाउंड आउट करो और ये आइडेंटिफाई करो ये उनका इकोसिस्टम कौन सा है। और बर्ड्स, इंसेक्ट्स ये भी कर सकते हो। तो ये छोटा सा टेबल नहीं बनाना है, बहुत बड़ा टेबल बनाना है, इधर छोटा दिया है। बाद में 3.3 वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी? द वर्ल्ड इज़ इनहैबिटेड बाय myriads ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। myriads मतलब क्या? डिफरेंट, बहुत सारे। These life forms are of great diversity, living in diverse habitat and possessing diverse qualities which in themselves make very interesting studies. तो ये वर्ल्ड है, वो कितने सारे लाइफ फॉर्म्स, एनिमल्स, प्लांट्स उधर है जो कि ग्रेट डाइवर्सिटी पोजेस करते हैं इन देमसेल्फ, और उनकी इंटरेस्टिंग स्टडीज़ भी होती है। Moreover, these life forms are vital to human survival as they provide food and material for shelter, clothing, tools and medicine। हमको पता है कि ये फूड चेन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे क्या होता है, फूड चेन में मतलब क्या, प्रोड्यूसर बनाता है और उसमें कंज्यूमर्स क्या करते हैं, उस प्रोड्यूसर से वो खाना, न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ही तो इसके लिए ये इतने सारे डाइवर्सिटी हमको इम्पॉर्टेंट होती है। Nowadays, we possess modern technologies which can utilize different genetic qualities in a variety of ways। तो हमें पता है अभी हम क्या करते हैं, हम मशीन्स के हेल्प से खाना बनाते हैं, और कैसे एक स्पीशीज़ को यूज़ करके उससे इंटरब्रीड करके खाना बनाते हैं। तो वैसे पर वो ज़्यादा ये नहीं है। बायोडाइवर्सिटी शुड बी नेचुरल, राइट, बिकॉज उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। नहीं तो हम जो टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं वो एक्चुअली वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं होता। वेल डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू क्रॉप्स एंड कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो वाइल्ड डाइवर्सिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? बिकॉज हमें पता है कि टाइगर्स और एलिफेंट्स, जो क्रोकोडाइल्स, उनको हमें बचाना चाहिए, ना कि उनकी जो स्किन होती है, उनके दांत होते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो जो उनकी जो फूड चेन होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा कि उससे समझो कि वो नहीं होंगे तो फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ज़्यादा एयर नहीं मिलेगी, और उससे क्या होगा, पोल्यूशन पड़ेगा। तो इसके लिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई इज़ बायोडाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट? तो ऑल स्पीशीज़ आर इंटरकनेक्टेड, हमें पता है, ये फूड चेन में पढ़ा था। दे डिपेंड ऑन वन अनदर, विथ लेस बायोडाइवर्सिटी दिस कनेक्शन वीकन्स एंड समटाइम ब्रेक, हार्मिंग ऑल द स्पीशीज़ इन द इकोसिस्टम। हमें पता है कि अगर फूड चेन में एक
एक भी जो होता है वो अगर नहीं रहा तो वो हार्म करेगा इकोसिस्टम में। बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट टू पीपल इन मैनी वेज। एज बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज दीज सिस्टम्स ब्रेक डाउन। तो बायोडाइवर्सिटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या आता है, पहले आता है डायरेक्ट वैल्यूज़ और बाद में इनडायरेक्ट वैल्यूज़। डायरेक्ट वैल्यूज़ में क्या आता है, कंजप्टिव वैल्यूज़ और प्रोडक्टिव वैल्यूज़। और इनडायरेक्ट वैल्यूज़ में क्या आता है, इकोलॉजिकल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़ और ऑप्शनल वैल्यूज़। इसमें क्या आता है, इकोनॉमिक्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये सारी इनडायरेक्ट यूज़ और डायरेक्ट वैल्यूज़ है। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ में क्या आता है, पहला आता है कंजप्टिव वैल्यूज़। कंजप्टिव वैल्यूज़ तो दिस इज़ रिलेटेड टू नेचुरल प्रोडक्ट्स विच आर कंज्यूम, जो हम कंज्यूम करते हैं, ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो हम कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली फॉर फूड, फॉडर, टिम्बर, फ्यूल, वुड एक्सेट्रा। फूड मतलब खाना, फॉडर मतलब हम दूसरे को फीड करते हैं एनिमल्स को, टिम्बर मतलब जो हमें घर के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है उसको टिम्बर ट्री से हम लाते हैं, राइट। फ्यूल वुड मतलब हम जो आग जलाते हैं और उसे खाना पकाते हैं तो उसके लिए भी लकड़ी चाहिए होती है। वो कंजप्टिव वैल्यूज़ है, इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट इसके लिए यूज़ होता है। ह्यूमन यूज़ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर डे टू डे लाइफ। तो हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज़ करते हैं। द ट्राइबल पीपल जनरली डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर डेली नीड्स। ट्राइबल पीपल हमें पता है जो आदिवासी होते हैं, जो कि जंगलों में रहते हैं, वो किस पे डिपेंड रहते हैं, वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे, बिकॉज उधर ही वो लिव करते हैं। क्यों, उनकी जो डेली नीड्स उधर से ही वो ये करते हैं। प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यूज़, तो प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू मतलब क्या, दिस इज असाइन टू प्रोडक्ट्स दैट आर कमर्शियली हार्वेस्टेड एंड मार्केटेड लाइक रेजन, गम, देन हनी एक्सेट्रा। रेजन मतलब पता है हमको क्या होता है, कि वो एक लिक्विडी मटेरियल होता है जो कि ट्री से आती है, जो कि बहुत यूज़फुल रहता है। गम पता है, बाद में हनी, ये भी बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हम हार्वेस्ट करते हैं और उसको बेचते हैं मार्केट, और इससे हमें इकोनॉमिकल फ़ायदा होता है। प्रेजेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाइल्ड वैरायटीज़। अभी जो प्रेजेंट एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो वाइल्ड वैरायटीज़ से हम अभी ऑब्टेन कर रहे हैं। देखो हनी कोम्स, ये हनी, ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स, ये भी कमर्शियली हम ये कर रहे हैं। क्यों बेचने के लिए। गम्स एक्सुडेशंस फ्रॉम द ट्री बर्ग्स, सीधे से गम ट्री से एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब क्या, हमने इधर एक कट मारा जिससे रेजन बाहर निकल रहा है और इसको हम बेचेंगे। ऐसे ये प्रोडक्टिव यूज़ वैल्यू है जिसको हम प्रोड्यूस करते हैं पर हम खुद को नहीं कंज्यूम करते, ये बेचते हैं, जिससे इकोनॉमिक हम फ़ायदा होता है इससे। इकोनॉमिक्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो पीपल आर डिपेंडेंट ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर द मीटिंग देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड एनर्जी। तो पीपल बायोडाइवर्सिटी पे क्यों डिपेंड करते हैं, बिकॉज उनको फूड चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। रेंज ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, टिम्बर एक्सेट्रा। फार्मास्यूटिकल मतलब क्या, मतलब जो डॉक्टर रिलेटेड मेडिसिन रिलेटेड ऐसे इंडस्ट्रीज जो मेडिसिन बनाती है। बाद में एग्रीकल्चरल, टिम्बर एक्सेट्रा। तो ये रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी को यूज़ करती है। आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, बायोडाइवर्सिटी फॉर द रॉ मटेरियल्स। तो किस पे डिपेंड रहते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे ऊपर क्यों डिपेंड रहते हैं, रॉ मटेरियल्स के लिए। सम ऑफ द इकोनॉमिक यूजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर डिस्क्राइब बिलो। तो सम ऑफ द इकोनॉमिक यूजेस क्या है, तो पहले फूड वैल्यूज़। अप्रॉक्सीमेटली 80,000 edible plant species have been used at one time or another in human history, of which about 3,000 are currently used. About 150 species have been cultivated on large scale. Of these, about 10 to 20 species provided 80 to 90% of the world calorie intake. तो ये बहुत शॉकिंग है कि 80,000 होते हैं हम प्लांट स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं एट अ टाइम। एक टाइम के कितने सारे हम यूज़ करते हैं, 80,000 ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, ऑफ विच 3,000 करंटली यूज़ कर रहे हैं अभी, और 150 स्पीशीज़ है ये कल्टीवेट क्यों करते हैं, लार्ज स्केल में बहुत उनका यूज़ होता है। ऑफ दिस जो 20 स्पीशीज़ होते हैं, बस उन 80,000 में से 10 to 20 स्पीशीज़ होते हैं जो कि हमें कैलोरी इनटेक करने में मदद करता है, वर्ल्ड कैलोरी इनटेक्स करते हैं। समझ में आया। Apart from the above major edible plants, hundreds of other uncultivated plants are used as food.
तो जो अनकल्टिवेटेड प्लांट्स है वो क्यों यूज़ करते हैं? फूड के लिए। तो ये है 80,000 एडिबल, ये प्रोसेस करके बेचते हैं, और अदर हैं एडिबल है जो कि हम खाते हैं। मेडिसिन, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स हेल्थ सिक्योरिटी टू ह्यूमंस, लाइवस्टॉक्स एंड प्लांट्स। बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या प्रोवाइड करता है? ह्यूमंस को हेल्थ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, लाइवस्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स ये प्रोवाइड करते हैं। बायोपेस्टिसाइड मुझे पता है कि ऐसे जो कि लिविंग होते हैं, बट वो ये पेस्टिसाइड जो कि हम छिड़काव करते हैं, जिससे क्या होता है कि उससे जो ये होते हैं, जो क्रॉप्स को डैमेज नहीं होता, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। क्यों यूज़ करते हैं? कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। इन द वेस्टर्न घाट्स अबाउट 2000 प्लांट्स आर बीन यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। तो वेस्टर्न घाट्स में 2000 प्लांट्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? मेडिसिनल पर्पस के लिए। अक्रॉस द कंट्री सम 88,000 प्लांट्स आर एंड फ्यू हंड्रेड एनिमल्स आर बीन यूज फॉर दैट मेडिसिनल वैल्यूज बाय लोकल कम्युनिटीज़। तो 2000 प्लांट्स मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, और अक्रॉस कंट्री 8000 यूज़ हो रहे हैं। अ लार्ज प्रपोर्शंस ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन हैव अ प्लांट ओरिजिन। एलोपैथिक मतलब क्या? जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जिसका आयुर्वेदिक समझ में आए तो उसको बोलते हैं एलोपैथिक। नियरली 25% ऑफ ऑल prescription drugs used in the developed world are based on plants, including various indispensable mainstreams drugs, etc. Aspirins, Ayurvedic medicines, and medicinal plants after primary processing have been exported from India for century. तो ये जो एलोपैथिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी कंज्यूम होते हैं, ऐसे नहीं कि वो कंज्यूम नहीं होते, वो भी कंज्यूम होते बाय बहुत सारे ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रेड, ये कंज्यूम कैसे करते हैं? ये पहले ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाद में कंज्यूम होते हैं। सो ये एक्चुअली एक्सपोर्टिंग में ही मदद करता है, ट्रेडिंग में मदद करता है। वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रेड है बिकम मच बिगर इन रिसेंट ईयर्स। तो उसका जो वॉल्यूम है इस ट्रेड का बहुत बढ़ गया है। तो अभी पहले बहुत कम ट्रेडिंग होती थी, अभी बहुत ट्रेडिंग होती है। मेडिसिनल टूरिज्म इज़ एमर्जिंग एज अ हाई वैल्यू इकोनॉमिक सेक्टर। मेडिसिनल टूरिज्म जब हम करते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक सेक्टर में बढ़ाव हो रहा है। वेयर थेरेपीज बेस्ड ऑन इंडिजीनियस आयुर्वेदा एंड अदर ओरिएंटल मेडिसिन सिस्टम्स आर प्रोवाइडेड। तो मेडिसिनल टूरिज्म से क्या होता है कि जो बाकी के फॉरेनर्स होते हैं वो आते हैं और टूरिस्ट करते हैं, मतलब वो घूमते फिरते हैं और मेडिसिनल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो पैसे भी भरते हैं और वो थेरेपीज़ करवाते हैं। उस थेरेपीज़ के ऊपर जब वो थेरेपीज़ करवाते हैं तो हम मेडिसिनल प्रोडक्ट्स उन पर यूज़ करते हैं, उससे वो क्या देते हैं? पैसे देते हैं ऑब्वियसली। फाइबर्स, कॉटन, जूट, फ्लैक्स, सीसल, हेम्स, रैटन, कोकोनट कॉयर, बाम्बू एंड अदर ग्रासेस आर सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर। अभी ये जो है कॉटन पता है, जूट भी पता है, फ्लैक्स भी ऐसे ही होता है, सीसल, हेम्स, रैटन, कॉटन कोई, बाम्बू, ये सब एक ही तरह के होते हैं। बस आपको उसका ये फ़ोटो नहीं दिया मैंने, आप सर्च कर लो और फ़ोटो देख लो, बहुत भारी है। ये सब नेचुरल फाइबर्स है, मतलब ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, इनमें सब फाइबर्स भरा होता है, इसमें फाइबर्स होता है, इसमें फाइबर, जूट में तो फाइबर होता ही है, कॉटन भी फाइबरस होता है, ये सब फाइबरस होते हैं, हेम्स, रैटन्स। तो ये नेचुरल फाइबर है, ये हम सिंथेटिक नहीं बने। जैसे हम मालूम है कि अभी प्लास्टिक यूज़ है फॉर मेकिंग द फाइबर्स, बट वो ज़्यादा हेल्दी नहीं हो रहता। हेल्दी मतलब वो हार्मफुल रहता है, बहुत उसमें डेंजरस केमिकल्स यूज़ करते हैं, और ये नेचुरल है जिससे कोई हार्म नहीं होता। कोकोनट कॉइल पता है क्या होता है? जो जब ड्राई कोकोनट होता है उसकी जो कोकोनट के शेल में जो ये रहते हैं ऐसे बाल उसके बोलते हैं कोकोनट कॉइल। और बाम्बू के अंदर भी बहुत सारे ये रहते फाइबर्स रहते, रैटन वो भी एक प्लांट ही होता है, उसमें ये रहता है फाइबर्स। दीज आर यूज इन द बोथ लोकल इकोनॉमिक्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर मेकिंग ट्वीन्स, रोप्स, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एज बिल्डिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल्स इन सैक्स एंड गनी बैग्स एज कारपेट बैकिंग एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है? रस्सियाँ बनाते हैं। इन फाइबर्स का हेल्प क्या होता है? बेसिक हेल्प तो रस्सियाँ बनाना। और किसको रस्सी बनाते हैं? रस्सी से जो गोंटी होती है उसे हम बांधते हैं। बायोफ्यूल्स, मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशंस ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन फायरवुड फॉर फ्यूल। तो जितने सारे रूरल पॉपुलेशन है, रूरल मतलब क्या? जो कि विलेज एरिया में रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशंस होती हैं वो वुड के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्यों? फायर के लिए। फ्यूल्स लाइक बायोगैस, बायोडीजल्स एंड इथेनॉल्स आर ऑल्सो बिकम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज इससे क्या हो रहा है कि इससे ये पोल्यूशन फ्री होता है इसलिए।
ऑल दिस फ्यूल्स कम फ्रॉम बायो रिसोर्सेज, बट ये एट द सेम टाइम ये कम पोल्यूशन कॉज करता है बट बहुत महंगा भी रहता है. जत्रोफा एंड कारांज आर टू प्लांट स्पीशीज यूज फॉर मेक बायोफ्यूल्स. तो ये जत्रोफा एंड कारांज ये दो प्लांट स्पीशीज है जो बायोफ्यूल्स में मदद करता है. इन इंडिया साइंटिस्ट are screening different varieties of Jatropha and Karanj to identify naturally high yielding varieties. तो इससे जो अभी साइंटिस्ट इंडिया में वो किस पे रिसर्च कर रहे हैं, डिफरेंट वैरायटी जात्रोफा एंड कारांज. जिससे क्या होगा, अगर डिफरेंट वैरायटी उनको पता चल गई कि कितने सारी वैरायटी, अगर वो खोज रहे कि और वैराइटीज़ है क्या, जिससे क्या हेल्प होगा, बायोफ्यूल्स बनाने में हेल्प होगा. रिसेंटली साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन अलगी एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायोफ्यूल. तो किसके ऊपर, अलगी. आपको पता है, आपने पढ़ा है अलगी जो कि प्रिमिटिव टाइप होता है. पहले सबसे पहले कौन आया, अलगी आया. तो अलगी सब जगह प्रेजेंट है, तो वो ओमनी प्रेजेंट है अलगी. तो अलगी पे ऊपर साइंटिस्ट अभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खोज चालू है कि उसको हम बायोफ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं. तो ऑब्वियसली करना भी चाहिए, बिकॉज अलगी बहुत मात्रा में प्रेजेंट है. मतलब इतने सारे मात्रा में प्रेजेंट है कि आप बता भी नहीं सकते. बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम यूज़ करते हैं. तो हाइड्रोजन बिल्डिंग मटेरियल्स आर सच एज बाम्बू, ग्रासेस, हार्डी प्लांट्स, देन palm leaves and timbers come from the local ecosystem. Large scale cultivation of bamboo and timber species is done in several countries. Most of the world's timber production still come from the forest. तो बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाम्बू यूज़ करते हैं, ग्रासेस यूज़ करते हैं, हार्डी प्लांट लीव्स, टिम्बर यूज़ करते हैं फॉर लोकल इकोसिस्टम. और लार्ज स्केल कल्टिवेशन में क्या यूज़ करते हैं, बाम्बू और टिम्बर. और जो छोटे इकोसिस्टम में क्या यूज़ करते हैं, बाम्बू, ग्रासेस, हार्डी प्लांट्स और लीव्स जो होते हैं पाम्स की, वो यूज़ करते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टिम्बर प्रोडक्शन स्टिल्स कम फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो अभी फॉरेस्ट से हम टिम्बर काटते हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए टिम्बर का यूज़ भी कम करना चाहिए. आई थिंक आपका क्या सोच है. टूरिज़्म. तो नेचर बेस्ड टूरिज़्म इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे द वर्ल्ड ओवर. तो टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा है, मतलब पर्यटन, लोग जो पर्यटन करने के लिए आते हैं बाहर से, तो वो भी बढ़ रहा है. तो वो उससे क्या हो रहा है कि उससे इट हैज़ बिकम अ मेजर इंडस्ट्री सपोर्टिंग लैक्स ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. एग्जाम्पल केस ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में, आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, रिसीव्स मोर देन 15 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर्स. तो 15 लाख टूरिस्ट आएंगे तो क्या होगा, मनी, इकोनॉमिक बढ़ेगी, उधर की इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रो हो रहा है ऑब्वियसली ना. तो जो इकोनॉमिक सेक्टर में अगर ग्रो होगा, वो पैसे देते, वो ऐसे आते, तो वो कुछ ये तो नहीं वो ख़रीदेंगे उधर क्या कुछ ये करेंगे, देखेंगे, तो देखने के लिए पैसे लगते हैं. तो वो पैसे देंगे तो उससे क्या होगा कि उनका इकोनॉमिक सेक्टर बढ़ेगा. तो उससे क्या होगा कि वो और पैसे खर्च करेंगे किसके लिए, उस बायोडाइवर्सिटी को रिजर्व करने के लिए. टोटोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व receives more than 3 lakhs tourists every year, generating lakhs of rupees of revenue for the government. तो जो टोटोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है वो कितना रुपीज़ रिसीव करता है, 3 lakhs एवरी ईयर, 30 lakhs एक्चुअली. तो गवर्नमेंट को भी बहुत उससे फ़ायदा होता है. ये है कंजप्टिव प्रोडक्ट्स जैसे फूड, फॉडर, वुड, बायोफ्यूल्स. ये है प्रोडक्टिव जो कि यूज़ करते हैं हम एक्सपोर्ट बेचने के लिए, जैसे ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, बिल्डिंग फाइबर्स एंड फाइबर्स जैसे बैग्स, जूट्स. तो इनडायरेक्ट वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल. तो इनडायरेक्ट वैल्यूज़ क्या होती है, तो बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स एसेंशियल इकोसिस्टम बेनिफिट्स. इकोसिस्टम बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है. दीज आर द मेथड्स बाय विच बायोडाइवर्सिटी क्रिएट्स कंडीशन ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट ह्यूमन सर्वाइवल. तो ऐसे मेथड्स होते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करता है कंडीशन ऑन द अर्थ जिससे ह्यूमन सर्वाइव हो सके. दिस इंक्लूड्स हाइड्रोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल साइकिल्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. तो हमें पता है कि जो ये बायोडाइवर्सिटी होता है वो किस में मदद करता है, ये नेचुरल जो कंडीशंस होती हैं, नेचुरल मेथड्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसमें भी मदद करता है. और माइक्रोब्स तो बहुत मेन रहते हैं इन सब में. इन दिस वे बायोडाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है. रिडक्शन ऑफ सॉइल सैलिनिटी मतलब क्या, जो सॉइल में जो नमक की मात्रा है उसको कम करता है.
डिकम्पोजिशन ऑफ डेथ ऑर्गेनिजम्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। तो हमें पता है कि मिनरल्स किधर प्रेजेंट रहती है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहती है। एक्चुअली वो मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, जब मर जाते हैं तो डिकम्पोज हो जाती है, उससे ही जो मिनरल्स सॉइल के अंदर चले जाते हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग ये कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, जो उनकी बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेजिटेशन कवर्स हेल्प्स इन एयर प्योरीफिकेशन। हमें पता है कि अगर ज़्यादा पेड्स होंगे, वेजिटेशन होंगी, तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगा, जो ऑब्जर्विंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसके लिए, हमारे लिए। और वो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तब भी वो बाय प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। बायोस्फीयर मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड हेल्प्स टू स्टेबलाइज द क्लाइमेट। तो इसलिए बायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स हेल्प्स टू मेंटेन द फ्लो ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड क्यों किस में हेल्प करते हैं, जो फ्लो होती है स्ट्रीम्स और रिवर्स की, उसमें हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर्स एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। हमें पता है कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में क्या आते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं और इतने सारे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके कितने बड़े बड़े रूट्स होते हैं। और हमें पता है जब बारिश होती है तो उन रूट की हेल्प से वाटर पेनेट्रेट करता है अंदर तक। पेनेट्रेट मतलब अंदर जाता है, ग्राउंड के अंदर। और जो ग्राउंड में जो वाटर टेबल होता है उसका जो रिचार्जिंग मतलब क्या, कि उधर पानी जमा होता है ग्राउंड के अंदर। और रेड्यूस सॉइल इरोजन रेड्यूस करता है। रेन वाटर पर्कुलेट्स इनटू सॉइल व्हेन द सरफेस इज कवर्ड विद वेजिटेशन। पता है कि रेन पर्कुलेट करता है, रेन वाटर पर्कुलेट मतलब क्या, अंदर जाता है, सॉइल के अंदर घुसता है, किसकी हेल्प से, रूट्स के हेल्प से। और जिससे क्या होता है कि वेजिटेशन अच्छा होता है। द रूट हेल्प टू बाइंड सॉइल एंड प्रिवेंट इरोजन। हमें पता है कि रूट की वजह से वो पर्कुलेट करता है वाटर और उससे प्रिवेंट होता है इरोजन्स। अ चेंज इन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स और डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम कैन अफेक्ट द अबव फंक्शंस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। अगर चेंज होगा बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम में तो डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम होगा, समझ में आया, जिससे नेचुरल वर्ल्ड होगा उसका फंक्शन अच्छे से नहीं होगा। एग्जाम्पल ऑफ सच चेंजेस आर लॉस ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल इरोजन एंड रिड्यूस वाटर होल्डिंग एंड रिचार्ज कैपेसिटी। तो अगर चेंजिंग होगा तो सॉइल इरोजन होगा, रिड्यूसिंग होगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में, रिचार्ज कैपेसिटी भी घटेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल भी लूज़ होगा। इसके लिए बैलेंस होना मांगता है हमको। टॉक्सिन में बिल्डअप इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू रिड्यूस कैपेसिटी टू ऑब्जर्व डिस्पर्स पॉल्यूटेंट्स। तो टॉक्सिन्स में बिल्डअप, तो जब सॉइल इरोजन बढ़ेगा तो टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, केमिकल्स बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि पॉल्यूटेंट्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। समझ में आया। तो फॉरेस्ट हेल्प्स टू मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर, जो हमने भी देखा। नाउ फिगर 3.5 रूट्स हेल्प्स टू बाइंड सॉइल एंड प्रिवेंट इरोजन। तो ये देखो इधर रूट्स है जो कि बाइंड करके रखे, सॉइल को पकड़ के रखे। तो देखा। इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। व्हाट आर द इकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्पीशीज़। हमें पता है कि स्पीशीज़ हैव इवॉल्व टू फिल पर्टिकुलर नीश। नीश मतलब क्या, उनका जगह, उनका पोजीशन, रोल इन द इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं नीश और हैबिटेट। तो स्पीशीज़ इवॉल्व टू फिल व्हाट पर्टिकुलर नीश, उनके इकोसिस्टम्स को भरने के लिए वो एक इवॉल्व हुए हैं। मैनी स्पीशीज़ डिपेंड ऑन ईच अदर इन इंट्रिकेट वे फॉर सर्वाइवल सच एज फूड चेन एंड फूड वे। इंट्रिकेट वे मतलब क्या, कि वो दूसरे को खाएंगे, दूसरे को डिपेंड कैसे रहेंगे, न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। ऐसे ही वो डिपेंड रहते हैं एनिमल्स के दोस्ती वैसे नहीं करते। वो डिपेंड कैसे रहते हैं, फूड मतलब प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में रिलेशन क्या होता है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा, वही उसका प्रोड्यूसर्स को खाएगा, मतलब उसके बाय प्रोडक्ट्स को खाएगा। ये तो खाएगा पर खाएगा ही, ऐसे ही डिपेंड रहता है। इंट्रिकेट वे होता है वो, मतलब उसका अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा वो। बिसाइड देयर आर अदर इकोलॉजिकल रोल्स सच एज पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ऐसे भी है इकोलॉजिकल रोल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप्स ऑफ सिम्बाइसिस, प्रेडेशन, फूड चेन एंड फूड वेब्स आर एस्पेक्ट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। में पहले लेक्चर में पढ़ा सिम्बाइसिस क्या होता है, कि दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडेशन, कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है। सिम्बाइसिस मतलब क्या, कि दोनों इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है, रिलेशनशिप में है, एक को फ़ायदा हो रहा है और दूसरे को भी फ़ायदा हो रहा है उससे, तो उसको सिम्बाइसिस। और प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो प्रेडेटर रहता है वो किस पे डिपेंड रहता है, प्रे के ऊपर। और इसमें क्या होता है कि इसमें बस एक ही को फ़ायदा होगा, एक को हार्म होगा।
food chain or food webs are aspects of biodiversity. These are important to maintain and evolve biodiversity itself. तो ये नेचुरल हैबिटेट 3.6 फिगर 3.6 इधर है। ये क्या है, टाइगर जो कि है अपने फॉरेस्ट में और उसका नेचुरल हैबिटेट है। अगर ये किधर आ गया, अगर वो बिल्डिंग्स इधर आ गया तो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, समझो। इसलिए फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। Activity 2 help students to make a note on how local biodiversity is responsible to meet our daily needs. Group 5 to 6 स्टूडेंट्स पर ग्रुप। तो ये एक एक्टिविटी करना है कि बायोडाइवर्सिटी डेली नीड्स में कैसे मदद करता है। तो लोकल बायोडाइवर्सिटी, तो ये स्टूडेंट्स को बनाना है। वर्क प्लान, उसका प्लान कैसा होगा कि आज ईच ग्रुप टू लिस्ट डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हाउस होल्ड्स बाय कीपिंग अ रिकॉर्ड फॉर 6 to 7 डेज। 6 to 7 डेज़ का ये रिकॉर्ड होना चाहिए। किसके ऊपर, जो हाउस होल्ड यूज़ हो रहा है, हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है ऐसे ग्रुप्स को। मेक डिफरेंट लिस्ट ऑफ थिंग्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम नियर बाई एरिया, एग्जाम्पल गोबर, फायरवुड, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हनी, क्लाउड्स एक्सेट्रा। इन सिटीज़ स्टूडेंट्स कैन ऑब्जर्व एंड नोट। सिटीज़ में क्या होगा, अगर ये सब विलेज एरिया में का है, अगर सिटीज़ में होंगे तो स्टूडेंट्स कैन ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द यूज़ ऑफ प्लांट्स। तो ऐसा है कि अगर सिटीज़ स्टूडेंट्स होंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि यूज़ क्या है प्लांट्स का इन देयर ओन और नेबर्स गार्डन्स, कलेक्शंस ऑफ फायरवुड फॉर रोड साइड ट्रीज, यूज़ ऑफ हिल्स फॉर वॉकिंग एक्सेट्रा। तो उनका यूज़ हम लिख सकते हैं कौन, सिटी स्टूडेंट्स। डिस्क्राइब विथ फ्रेंड्स एंड एल्डर्स अबाउट व्हाट विल हैपन इफ these items were not available from the surrounding in our villages और cities। तो फ्रेंड के साथ डिस्कस करना या तो एल्डर के साथ, और नोट डाउन करना कि अगर ये होते ही नहीं तो उससे क्या होता, वॉट हैपन टू द सराउंडिंग। नोट डाउन दिस डिसीजंस एंड शेयर्स विद इन द ग्रुप। डिसीजन को क्या करना है, नोट डाउन करना, और ग्रुप के साथ जो ग्रुप होगा उनको लेकर क्लास के साथ डिस्कस करना। एंड मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ द डिस्कशन। उसका रिपोर्ट एक प्रोजेक्ट टाइप है। एंड आज ईच ग्रुप टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स इन द क्लास। तो ये बहुत अच्छा है, करो। Now social values. The biodiversity in different parts of the world has been largely preserved by the traditional society. तो biodiversity को जो वर्ल्ड की है वो कौन प्रिजर्व करते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी प्रिजर्व करते थे। इंडिजीनियस पीपल्स हैव प्रोटेक्टेड द फॉरेस्ट फॉर देयर ओन यूज़। जो इंडिजीनियस पीपल्स होते हैं जो कि एक ही जाति के होते हैं, ऐसे इंडिजीनियस मतलब क्या कि एक प्रजाति की, ऐसे पीपल्स क्या करते हैं फॉरेस्ट में जो रहते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेस्ट को। क्यों, खुद के यूज़ के लिए, दूसरे का नहीं सोचिए, इसलिए बोलते हैं इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस मतलब एक अलग अकेले पीपल्स, ऐसे सोच चले इंडिजीनियस पीपल्स। इन एशियंट टाइम स्पेशली इन इंडिया फ्लोरा एंड फौना वर हेल्ड इन हाई स्टीम। तो पहले टाइम में बहुत हमारे इंडिया फ्लोरा एंड फौना बहुत टॉप में थे। ट्रीज लाइक पीपल, बनियान एंड तुलसी स्टिल वर्शिप। तो हमें पता है कि आज के टाइम पे पीपल का ट्री, वो बनियान ट्री, देन तुलसी प्लांट, ये स्टिल वर्शिप, हम उसको पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस है। जो ह्यूमन एक्टिविटी वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और इकोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर। लॉस इन डाइवर्सिटी हैज़ मैनी अनफेवरेबल इम्प्लीकेशन रिलेटेड टू इकोसिस्टम फंक्शंस जैसे एनर्जी फ्लो एंड जियोकेमिकल साइकिल्स। अगर इसका क्या होगा, अगर इकोसिस्टम में कुछ बदलाव हो गया तो अनफेवरेबल कंडीशन होंगी जिससे एनर्जी कम हो जाएगी एंड ऑल। ये है तुलसी का प्लांट, ये है बनियान ट्री। फिगर 3.7 सोशल वैल्यूज़। Ethical values. The ethics of biodiversity loss is now a major consideration for saving biodiversity, but because such loss is forever and there is no way to recreate loss biodiversity. अगर लॉस हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया तो उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। Morality and ethics teach us to preserve all forms of life and not to harm any organism unnecessarily. हमको पता है कि एक बार किसी को मार दिया तो वो फिर से जिंदा नहीं हो सकता, तो वो एक मॉरलिटी है, वो एक ये है, एक लॉ है। तो इसके लिए बायोडाइवर्सिटी को हम रिक्रिएट नहीं कर सकते और हम अननेसेसरी किसी को हार्म नहीं कर सकते। वो हमें कौन सिखाता है, एथिक्स सिखाते। सम पीपल टेक्स प्लेजर्स इन हंटिंग ऑफ एनिमल, शौक के लिए बस ऐसे हंटिंग करते हैं, पंछियों को मारते हैं एंड ऑल, एनिमल्स को शूट अप करते हैं, क्यों, उनके एंटरटेनमेंट के लिए। पर ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर उनको नॉलेज नहीं होगी तो बहुत बायोडाइवर्सिटी को हार्म हो सकता है। एंड सम टाइम डिग्रेड एंड पल्यूट द एनवायरनमेंट बाय देयर अनएथिकल एक्शन। हम पता है
Aesthetic values. A world without melodious birds, graceful beats, and thick forests would be a poorer place for humans to live in. People feel pleasures and happiness in the presence of wildlife. Aesthetic values of biodiversity is described in the numbers of flock arts and flock songs, stories and other literatures which shows its impact on the minds of people. तो हमें पता है कि मेलोडियस बर्ड मतलब क्या मतलब जो बहुत अच्छे गाने गाते हैं बर्ड्स, ऐसे ऐसे अगर नहीं होंगे, उनके बीट्स नहीं होंगे, उनकी थिक फॉरेस्ट नहीं होगी तो ह्यूमंस को भी अच्छा नहीं लगता. इसके लिए हम ऐसा एस्थेटिक वैल्यू किधर से हम निकाल सकते हैं कि जैसे हम पता है कि वारली पीपल्स होते हैं, जो आदिवासी पीपल्स होते हैं, वो अपनी वारली पेंटिंग्स में बर्ड्स का डिस्क्रिप्शन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो. Optional values. The potentials of species to provide economic benefits to human beings in the future is called optional values. तो ऑप्शनल वैल्यूज़ मतलब क्या कि जो पोटेंशियल ऑफ स्पीशीज़ का कि बेनिफिट करे इकोनॉमिक बेनिफिट ह्यूमन बींग्स इन द फ्यूचर इज कॉल्ड ऑप्शनल वैल्यू. द बायोटेक्नोलॉजीज वर्किंग टूवर्ड्स जनरेटिंग न्यू स्पीशीज़ टू फाइट एंड क्योर डेडली डिजीज सच एज कैंसर एंड एड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑप्शनल वैल्यूज़. तो ये ऑप्शनल वैल्यूज़ है कि स्पीशीज़ हेल्प कर रहे हैं ऑप्शनल्स के लिए. कैंसर्स एंड एड्स आर बिन लाइक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होते, पर वो मदद करते, कुछ टाइम के लिए मदद करते हैं. समझ में आया? तो टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी ऐसे करते हैं. इंडिया एज मेगा डाइवर्सिटी नेशन. तो इंडिया हैज़ बीन रिकोगनाइज एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 70 मेगा डाइवर्सिटी नेशन. तो 17 नंबर पे होता है वर्ल्ड 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशन है, 70 नंबर पे आता है. और इन इंडिया अबाउट 1,15,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड डिस्क्राइब किया गया है. द कंट्री बूस्ट ऑफ 45,000 स्पीशीज़ विच अकाउंट फॉर 15% ऑफ द नॉन वर्ल्ड प्लांट्स. तो अपना कंट्री कितना बूस्ट करता है? 45,000 स्पीशीज़ अकाउंट करता है जो कि वर्ल्ड प्लांट में होता है. वर्ल्ड प्लांट्स मतलब वर्ल्ड्स के प्लांट हमारी इधर आते हैं, 15% वर्ल्ड के प्लांट हमारी इधर है. द नॉर्थ ईस्टर्न इज़ नोन फॉर द बीन यूनिक ट्रेजर हाउस ऑफ ऑर्चिड्स इन द कंट्री. तो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, जिधर आसाम साइड, हमारा आसाम का साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड उधर मेघालय और है होता है, उस साइड में क्या आता है? ऑर्चिड्स है. तो वो हमारे इंडिया में ही है. इंडिया इज़ वेरी रिच इन faunal wealth and has nearly 92,037 एनिमल स्पीशीज़ होती है. तो फॉनल में भी बहुत रिच है. अबाउट 61,375 ऑफ विच आर इंसेक्ट्स. तो 61,000 से होते सारे इंसेक्ट्स ही होते हैं. और इन एनिमल्स रेट ऑफ एंडीमिज्म इज रेप्टाइल्स इज़ 33%. तो एंडीमिज्म रेप्टाइल्स कितने परसेंट? 33% है. एम्फीबियन 62% है. फर्दर देयर इज़ वाइल्ड डाइवर्सिटी इन डोमेस्टिक एनिमल्स. तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है डोमेस्टिक एनिमल्स में. देयर आर नो क्लियर एस्टिमेट्स अबाउट द रिचनेस ऑफ मरीन बायोटा. देयर इज़ एन अब्यूंडेंस ऑफ सीवीड्स, फिश, क्रूस्टाशियंस, मोलस्कस, कोरल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स एसोसिएटेड विद मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम. तो ऐसा कोई बहुत सा इन अब्यूडेंस है इसका. किसका अब्यूडेंस है? बहुत मात्रा में. सीवीड्स है, फिश है, क्रूस्टाशियंस है, मोलस्कस है, कोरल्स है, रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, बहुत सारे उनकी इकोसिस्टम ही बहुत है. डू यू नो कि 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशन कौन है? तो पहला है मैक्सिको, बाद में यूकेडर, देन ब्राज़ील, देन मदागास्कर. इंडिया इज़ बिन 9th पोजीशन एक्चुअली. ऐसे मैक्सिको, कोलंबिया, यूकेडर, पेरू, देन ब्राज़ील, देन पापाऊ न्यू गिनी, देन मदागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, USA, फिलीपींस, देन वेनेजुएला, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. तो हमारा 9 नंबर पे एक्चुअली, 17 नंबर पे नहीं है. 17 मेगा डाइवर्सिटी नेशन है एक्चुअली. 17 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? तो हॉटस्पॉट्स आर एरिया विच आर एक्सट्रीमली रिच इन स्पीशीज हैविंग हाई एंडीमिज्म्स एंड फेस अ कांस्टेंट रेट. तो ऐसे जो कि बहुत ऐसा हॉटस्पॉट एक एरिया होता है जिधर रिच स्पीशीज़ होती है, पर ऐसी स्पीशीज़ रहती है कि वो बहुत ख़तरे में हैं. ऐसी स्पीशीज़ को रखते हैं उधर. देयर आर 35 हॉटस्पॉट्स इन वर्ल्ड. 30 हॉटस्पॉट कितने हैं? 35. और इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं 2 हॉटस्पॉट, द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न हिमालय. The Indian Gene Center is among the 17 mega diversity regions of the world. More than 20 crop species are domesticated here. It is known to have more than 49,000 species of plants, 18,000 species of higher plants, including major and minor crops. कितने? 166. And their wild relatives 362.
320 एक्चुअली 3 सारे स्पीशीज़ के हैं और इतने सारे ये है स्पीशीज़ है इधर इंडिया में। अराउंड थाउजेंड्स ऑफ वाइल्ड एडिबल प्लांट स्पीशीज़ भी प्रेजेंट इंडियन लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज़ में यूज़ करते हैं। These include 145 species of roots and tubers, 521 of leafy vegetables green, 101 of birds and flowers, 347 of fruits, and 108 of seeds and nuts. In addition, nearly 9,500 plant species of ethnobotanical uses have been reported from the country, of which 7,500 are the ethno-medicinal importance and 3,900 are multi-purpose edible species। तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बायो जोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया में। क्या आता है कि इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मेजर बायो जोग्राफिकल जोन्स दिस बेस्ड ऑन द जोग्राफी। तो कौन से वो जोन्स है? तो ये है फर्स्ट इज़ ट्रांस हिमालयंस। तो ट्रांस हिमालयन जो ग्रे में है, ट्रांस हिमालयंस, बाद में हिमालयन ये जो डार्क ग्रे में है, बाद में आपका इंडियन डेजर्ट जो कि राजस्थान गुजरात साइड में, और सेमी एरिड मतलब जिधर थोड़ा सा कम पानी होता है ये। बाद में वेस्टर्न घाट्स आर इन दिस ये और डेक्कन पेनिनसुला ये होता है। पेनिनसुला मतलब 3 साइड्स कवर विद द वाटर 1 2 and 3 दिस एंड गंगाटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट प्लेन्स, बाद में कोस्टल लाइन और आइलैंड्स, दीज आर आइलैंड्स। समझ में आया? तो रिलेटेड टू क्लाइमेट, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर ऑफ वेजिटेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ ए fauna species. These thus considered abiotic and biotic species of aspects of nature. Human society in India have used these biogeographical zones for agriculture, pastoralism and urbanizations in ways that are specified to जो biogeographical zone। तो इंडिया जो ह्यूमन मीन्स कैसे यूज़ करते हैं, सोसाइटी जो इंडिया में है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, अर्बनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। दिस बायो जोग्राफी इज़ क्लोजली लिंक टू कल्चरल जोग्राफी। ह्यूमन जोग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ हाई हिमालयन माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स ऑफ आर मेजर रिवर्स, सेमी एरिड लैंड है, हिली रीजन है, कोस्टल एरिया से। मैन व्यूड इन अ बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट द प्लांट्स एंड एनिमल डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज इन रीजन स्पेसिफाइक। This provides 10 distinctive biogeographical zones which given India its mega diversity status। तो 10 जो कि ट्रांस हिमालयन, इंडियन डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड्स एंड कोस्टल लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लो, बाहर कर लो। डू यू नो अबाउट वेस्टर्न घाट्स? तो वेस्टर्न घाट्स के बहुत सारा एक फैक्ट है। तो वेस्टर्न घाट्स कितने किलोमीटर लॉन्ग है? वो 1600 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन रेंज रनिंग ऑल अराउंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, कवरिंग अप्रॉक्स कितने स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है? 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स को वो कवर करता है। दिस माउंटेन्स आर होम टू नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेमिक मतलब कि जो खतरे में है, ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं। कौन? वेस्टर्न घाट। इट इज़ वन ऑफ द हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो इधर बहुत सारे स्पीशीज मिलते हैं। वेस्टर्न घाट स्टार्ट फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड एंड्स इन केरला। तो किधर स्टार्ट होता है? गोवा से स्टार्ट होता है, केरला में एंड होता है। इन महाराष्ट्र वेस्टर्न घाट्स आर लोकली कॉल्ड सह्याद्री। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं।